1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था, तब आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? जब वंदे मातरम का जो मूल उद्देश्य था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो उस भारत छोड़ो के आंदोलन में आप लोग कहां थे? क्या इतिहास गवाह नहीं कि आपके राजनीतिक पूर्वज में उनका नाम नहीं लेना चाहता, कि उन्होंने खुद कहा था कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेने का। आपके राजनीतिक पूर्वजों ने लगभग 52 साल आपने ना राष्ट्रीय तिरंगा आपने अपने शाखाओं में लगाया, ना राष्ट्रीय नेशनल एंथम अपने शाखाओं में कहा। कभी कभी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के जो राजनीतिक उद्देश्य है वो एक हो जाते हैं। आज ब्रिटिश तो रहे नहीं, लेकिन ब्रिटिश का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो करने वाले आज भी कुछ राजनीतिक ताकत आज भी है। आज सदन पहली बार भारत के राजधानी में बम विस्फोटन हुआ, एक बार भी उसका उजागर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं किया। तो ना आज वोट सुरक्षित है, ना आज स्वास्थ्य सुरक्षित है, ना सीमा सुरक्षित है, ना करेंसी सुरक्षित है, ना व्यापार सुरक्षित है। ये मेरे पास एक टेबल है कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी विषय पे बोलते हैं तो पंडित नेहरू जी का नाम कितने बार लेते हैं और कांग्रेस पार्टी का नाम कितने बार लेते हैं। मैं बस एक ही उदाहरण देना चाहता हूं कि इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर का डिबेट में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सुना। क्या आप जानना चाहेंगे कि पंडित नेहरू का नाम कितने बार उन्होंने लिया? 14 बार। ऑपरेशन सिंदूर पे 14 बार उन्होंने पंडित नेहरू का नाम लिया। और कांग्रेस पार्टी का कितने बार? 50 बार। वैसे ही जब संविधान का 75th एनिवर्सरी मनाया जा रहा था, तब 10 बार पंडित नेहरू जी का नाम लिया और 26 बार कांग्रेस पार्टी का। उस प्रकार से जब 2022 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पे प्रधानमंत्री मोदी जी अपना बात रख रहे थे, तो 15 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। 2020 में, सर मैं आपके साथ तर्क वितर्क नहीं करने आया सर, 2020 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया तो 20 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। तो इसीलिए उनका आज दूसरा उद्देश्य तो मैं समझ गया, लेकिन बड़े विनम्रता से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं और उनके पूरे मैं दल को कहना चाहता हूं और पूरे इनके ढांचे को कहना चाहता हूं, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, आप पंडित नेहरू जी के जो उनका योगदान था उस पे एक भी काला दाग आप लगाने में सक्षम नहीं होंगे। आप चाहे पूरे कोशिश कर लो, आप एक भी उन पे काला दाग लगाने में आप सफल नहीं होंगे। हाँ, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में और उससे पहले मुस्लिम लीग का विद्रोह था। मुस्लिम लीग ये कहना चाहती थी कि पूरा वंदे मातरम को बहिष्कार करना चाहिए, पूरे वंदे मातरम को बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग को यह अधिकार कहां से मिला? और क्या मुस्लिम लीग के अनुसार हमारा देश चलेगा? क्या मुस्लिम लीग के अनुसार क्या कांग्रेस पार्टी चलेगी? कतई नहीं। हमारे उस समय के जो हमारे नेता थे मौलाना आजाद साहब, उन्होंने स्वयं कहा कि मुझे वंदे मातरम में कोई भी आपत्ति नहीं है। यह फर्क है कांग्रेस के मौलाना आजाद और मुस्लिम लीग के जिन्ना के बीच में। और उन्होंने लाख कोशिश करने के पश्चात भी, लाख दबाव डालने के पश्चात भी 1937 के कांग्रेस वर्किंग कमेटी में के सेशन में यह निर्णय लिया गया कि जहां पर भी नेशनल गैदरिंग होगी वहां पर हम शुरुआत में वंदे मातरम के पहले 2 पंक्तियों को हम गाएंगे। इस सिद्धांत को मुस्लिम लीग ने बहुत बड़ी इसकी आलोचना की, बहुत बड़ी आलोचना की, और आलोचना हिंदू महासभा ने भी की। ये कभी कभी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के जो राजनीतिक उद्देश्य है वो एक हो जाते हैं। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने दोनों वंदे मातरम को एक विशेष राजनीतिक रूप से देखा, और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने दोनों ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर चलेगी
तो किसी हिंदू महासभा या किसी मुस्लिम लीग के नहीं, भारत के जो हमारे आबादी है, भारत की जो हमारी जनसंख्या है, भारत में जो वंदे मातरम के जो मूल भाव है, उसके साथ मूल भाव। आप बार बार वंदे मातरम की आप बात कर रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। वंदे मातरम किस संदर्भ में लिखा गया? ब्रिटिश के विद्रोह में वंदे मातरम का नारा कब लगाते थे? जब हम ब्रिटिश के अंदर हम खौफ पैदा करना चाहते थे। वंदे मातरम का नारा कब लगाते थे? जब हम ब्रिटिश को बताना चाहते थे कि हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। तो ये था मूल भाव वंदे मातरम का, ब्रिटिश के विद्रोह करने का। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके राजनीतिक पूर्वजों ने वंदे मातरम की इस मंशा को आपने कब पूरा किया? कब आपने ब्रिटिश का विद्रोह किया? कब किया? आप वंदे मातरम का उद्देश्य था कि ब्रिटिश को के बीच में डर फैलाना। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उस मंशा को कब पूरा किया? 1937 की आप बात करते हैं और 1937 में आपको आपत्ति है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था, तब आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? अगर आपको लगता है कि वंदे मातरम के साथ कांग्रेस पार्टी ने उसको दुर्बल करने की एक साजिश की, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जब वंदे मातरम का जो मूल उद्देश्य था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो उस भारत छोड़ो के आंदोलन में आप लोग कहां थे? क्या इतिहास गवाह नहीं कि आपके राजनीतिक पूर्वज में उनका नाम नहीं लेना चाहता, कि उन्होंने खुद कहा था कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेने का। खुद बोलते थे, दूसरे खुद उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेना। और बंगाल में आपके जो राजनीतिक आपके गुरु हैं, मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाहूंगा, पर उन्होंने भी खुद कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए। तो आपके राजनीतिक पूर्वजों ने लगभग 52 साल आपने ना राष्ट्रीय तिरंगा आपने अपने शाखाओं में लगाया, ना राष्ट्रीय नेशनल एंथम अपने शाखाओं में कहा। आप राष्ट्र की बात करते हो, ना नेशनल एंथम को आपने तवज्जो दी, न भारत के तिरंगा को आपने तवज्जो दिया। आप क्या राष्ट्र की बात करते हो? लेकिन इनको सत्ता का इनकी जो परिभाषा है सत्ता की, वो अलग है। इनको लगता है कि अगर सत्ता मिल गया तो पूरे राष्ट्र पर ये शासन चलाएंगे। ये लोग, यही फर्क है। मैं समझ, यही। धन्यवाद संजय जायसवाल जी, धन्यवाद। क्योंकि हमारे लिए सत्ता शासन का नहीं, हमारे लिए सत्ता सेवा का माध्यम है। सेवा का माध्यम, ये फर्क है। ये संजय जी को आप धन्यवाद दे रहे हैं। ये फर्क है। ये संजय जी को आप धन्यवाद। सर आपके साथ तो मैं नहीं करने, आपके साथ तो नहीं करना। ये फर्क है राजतंत्र और लोकतंत्र में। राजा शासन करना चाहता है और सेवक भारत के संविधान को सेवा करना चाहता है। ये फर्क है राजा और सेवक में। आज सदन पहली बार भारत के राजधानी में बम विस्फोरण हुआ, एक बार भी उसका उजागर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं किया। और आज तो हमारा वोट भी सुरक्षित नहीं है, आज तो हमारा वोटर लिस्ट भी सुरक्षित नहीं है। आज हम विभिन्न प्रदेशों में देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये सरकार यूपीआई की बात करती है, जेएम ट्रिनिटी की बात करती है, आधार की बात करती है, लेकिन मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं देना चाहती। वो काम वो कागज से करवाना चाहती है। तो ना आज वोट सुरक्षित है, ना आज स्वास्थ्य सुरक्षित है, ना सीमा सुरक्षित है, ना करेंसी सुरक्षित है, ना व्यापार सुरक्षित है। ये सरकार ये समझती है कि अगर इन्होंने संस्थाओं को जकड़ लिया तो भारत की जो हमारी जो सोच है, भारत के जो हमारी जो मूल्य हैं, उनको भी जकड़ लेंगे, उनको भी कब्जा कर लेंगे। ये होने नहीं वाला। आप भले जुडिशरी को कब्जा कर सकते हो, आप भले निर्वाचन आयोग को कब्जा कर सकते हो, आप भले इनकम टैक्स को कब्जा कर सकते हो, आप भले ईडी को कब्जा कर सकते हो, लेकिन भारत के आवाम की लोकतंत्र, इसको जुडिशरी पे जो आलोचना हो रहे हैं, ये कार्रवाई का हिस्सा नहीं होगा।
सर ये आज हमारे भारतीय नागरिकों के आम जो अधिकार है उनको भी कब्जा करना चाहती है। जो वोट देने का अधिकार, जो स्वतंत्र विचार का अधिकार, किसी से प्रेम करने का अधिकार, अपने अनुसार विचार रखने का अधिकार, सरकार को आलोचना करने का अधिकार, सरकार को सवाल पूछने का अधिकार, इन अधिकारों को भी ये छीनना चाहती है। और अगर यह इन अधिकारों को छीनना चाहती है तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के काल्पनिक जो कल्पना के अनुसार जो भारत के जो सपना देखा था उसके विरोध में वो जा रहे हैं। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो एक फ्री इंडिया का जो एक कल्पना की थी उसके विरोध में जा रहे हैं। तो इसीलिए आज ब्रिटिश तो रहे नहीं, लेकिन ब्रिटिश का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो करने वाले आज भी कुछ राजनीतिक ताकत आज भी है। जिस प्रकार से ब्रिटिश ने सेडिशन का कानून इस्तेमाल कर भारत के वैचारिक जो हमारी स्वतंत्रता है उसको पकड़ने का काम किया, आज भी ऐसे कुछ राजनीतिक ताकत है जो सेडिशन के कानून के द्वारा हमारे ही नागरिकों को जेल में रख रही है। तो इसीलिए आज हम उन ताकतों को कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी और विपक्ष की पार्टी और इंडिया अलायंस भारत के हम आम नागरिक के साथ खड़े हैं। और हम आज भी प्रतिबद्ध हैं कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी के उस वो महान पंक्ति के प्रति, जिन पंक्तियों को मैं अंत में उजागर करते हुए मैं अपने भाषण को समाप्त कर दूंगा। Where the mind is without fear, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake। इन्हीं पंक्तियों के प्रति हम हमेशा कार्यबद्ध रहेंगे और यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।